Assalamu alaikum everyone. This is me Sabah Iqbal. Welcome to my channel and welcome to my another vlog. और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैं खुद तो सामने नहीं आ सकती थी और मुझे लग रहा था कि मैं बैकग्राउंड कौन सा चूज़ करूँ। तो बैकग्राउंड मेरे पास यही था मैं चूज़ करने के लिए, तो आई होप आपको अच्छा ही लगेगा। तो चलें करते हैं अब स्टार्ट। आपको उम्रे के बारे में बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज से 2 महीने पहले हमने उम्रा परफॉर्म किया। मेरे बहुत से फ्रेंड्स एंड फैमिली ने हमसे सवाल किए थे आप उम्रा पे गई हैं, एक तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उम्रा के बारे में और एक मुकम्मल गाइडेंस दें जिसने भी जाना हो ताकि उसको इल्म हो। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम जाना होता है तो उनको ये है कि इल्म हो सके कि प्रॉपर किस तरह जाना है, कौन सी एयरलाइन चूज़ करनी है, कौन सा एजेंट चूज़ करना है और कौन सा होटल। और जो मैं आपसे एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप को आई होप इसमें मदद मिलेगी। तो चलें करते हैं स्टार्ट आपसे। जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमसे कि आपने किस एजेंट के थ्रू आप उम्रा करने के लिए गए। तो हमारे एजेंट थे रावलपिंडी से और उन्होंने ही हमारा वीज़ा और टिकट्स अरेंज की। तो सबसे पहले जो सवाल आता है जब आप उम्रा के लिए जाते हो तो आपको पहले जब आपको वो गाइडेंस देते हैं एजेंट्स, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने कितने मीटर्स पे आपने होटल करवाना है और कौन सी एयरलाइन चूज़ करनी है। तो मेन क्वेश्चन पहले होता है कि आपने एयरलाइन कौन सी चूज़ करनी है। तो अब हमारे पास पाकिस्तानी फ़्लाइट्स भी थी, जितनी भी पीआईए थी, एयर सेरीन थी, एयर सियाल थी, एयर ब्लू थी। तो मैंने पीआईए को बिल्कुल चूज़ नहीं किया क्योंकि सफ़र करना था तो एक मैं अच्छी एयरलाइन को चूज़ करना चाह रही थी। तो मैंने सऊदी एयरलाइन को चूज़ किया और सऊदी एयरलाइन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी एयरलाइन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा जो हमने चूज़ की सऊदी एयरलाइन, क्योंकि पीआईए के काफ़ी मसले मसाइल थे और पाकिस्तानी एयरलाइन को मैं ज़रा इसलिए नहीं चूज़ कर रही थी। मैंने कहा एक तो सफ़र करना है और ये है कि पाकिस्तानी एयरलाइन जितनी भी है ना, एक तो लेट कर देती हैं, तो उनकी फ़्लाइट्स डिले हो जाती हैं। तो सऊदी एयरलाइन का ये हमारा एक्सपीरियंस था कि सऊदी एयरलाइन टाइम पे बिल्कुल जो टाइम टेक ऑफ का लैंडिंग का जो टाइम था, वो उसी टाइम पे चलती है, लैंड भी करती है और उसी टाइम पे टेक ऑफ करती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सऊदी एयरलाइन के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था। जी, तो सेकंड क्वेश्चन था कि आपकी कॉस्ट कितनी आई उम्रे पे? उम्रे पे डिपेंड करता है आप जितना करीब तर आप अपना होटल करवा सकते हो, उसके राउंड अबाउट ही आपको बताया जाता है कि आपकी कॉस्ट करेगी। तो हमारी ये थी कि हमारी जो पर पर्सन थी 2.25 लाख थी, जो कि हमने पे किया और ये हमारा 21 डेज़ का उम्रा था। जिसमें हमने 6 दिन पहले पहले मक्का में हमने गुज़ारे, फिर 8 दिन हमने मदीना में और फिर आती दफ़ा हमने मक्का में गुज़ारे। तो ये हमारे साथ था कि हमने 2,25,000 में पर पर्सन जो था वो हमने एजेंट को दिया था। जी, तो थर्ड क्वेश्चन उनका ये था कि आपने जो पैकिंग वगैरह की और आपने सामान आप कितना अपना लेके गए। तो सामान का ये था कि जो फर्स्ट टाइम जाता है वो अपनी तरफ से तो कहता है कि हमने जितने डेज़ रहना है उतने ही ड्रेसेस होने चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये था कि मैं पहले भी उम्रा करके आई थी और हमारा ये एक्सपीरियंस हो चुका हुआ था, तो हमें इस चीज़ का आइडिया था। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी कि कपड़े जितने भी कम हों वो आप लेके जाएँ। हाँ, ये है कि आप अबाया लेके जा सकते हो, अबाया आप 2, 3, 4 जितने भी आप लेके जा सको, तो आपको लेके जाने चाहिए क्योंकि हम मोस्टली तो वहाँ पे अबाया में ही रहते हैं। तो ये है कि नए कपड़े वहाँ पे जब वॉश करने होते हैं तो उसका कलर भी एक ख़राब हो जाता है। तो आपको यही मैं सजेस्ट करूँगी कि आप
कपड़े अपने कम से कम लेके जाओ, अबाया आप लेके जाओ, ईज़ी टू कैरी आपके लिए हो। दूसरा, आप अपनी खाने-पीने का सामान अपना लेके जाओ। खाने-पीने के सामान में जो आप स्नैक्स वगैरह लेते हो, बिस्किट्स वगैरह, अगर आपको नूडल्स चाहिए, तो वो भी आप लेके जा सकते हो। एक केटल चाहिए पानी गर्म करने के लिए, तो वो भी आपको लाज़मी रखनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको जो शूज़ हैं वो आपके कंफर्टेबल होने चाहिए शूज़ेस, तो ये आपको रखने चाहिए। और जितने भी आपकी अद्वियात हैं, जो भी आप कोई मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपको मेडिसिन्स भी वो साथ रखनी चाहिए। स्पेशली हेडेक के लिए आपको स्टमक जिसका डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको जब खाना पड़ता है, तो वहाँ के खाने और यहाँ के खाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो यकीनन आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है। तो आपको वहाँ पे ये है कि अपनी मेडिसिन्स रखनी चाहिए। वैसे वहाँ पे ये है कि जब आप अल्लाह का घर देखते हो ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ज़मज़म पीते रहते हो ना, तो आप बीमार नहीं होते। वहाँ पे तो नहीं बीमार होते, लेकिन पाकिस्तान में आके आप ज़रूर बीमार होते हो। और एक और आपको मैं चीज़ शेयर करूँगी, जब भी आपने जाना हो उम्रे के लिए और जब आप एजेंट से कंसल्ट करते हो जाने के लिए, तो आप पेमेंट से पहले आप उनसे ये चीज़ें पूछ लिया करो। क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि हम लोग जब मक्का पहुँचे, और एक तो हमारी फ़्लाइट थी रात के 2:30 बजे, साढ़े 3 बजे की फ़्लाइट थी। तो जब हम जद्दा पहुँचे, फिर जद्दा से हमें गाड़ियों ने जब रिसीव किया और फिर हमें मक्का पहुँचाया, तो वो हमारे 3-4 घंटे तो ऐसे ही लग गए। और जब हम मक्का होटल में पहुँचे, और होटल वालों ने बिल्कुल रूम हमें नहीं दिया, और हमें कहा कि पहले जाके उम्रा परफ़ॉर्म करके आओ, फिर आपको रूम मिलेगा। तो ये बातें आप अपने एजेंट से पहले कंसल्ट कर लिया करो, क्योंकि आपके साथ पेरेंट्स होते हैं जो कि बीमार होते हैं, और उन्होंने ऑलरेडी पहले रात का सफ़र किया होता है, जिसमें उनकी नींद नहीं पूरी होती, वो थके होते हैं। तो ये आप पहले उनसे कंसल्ट कर लिया करो कि हमारी अगर रात की फ़्लाइट है, तो हमें जब हम सुबह पहुँचेंगे, तो क्या हमें कमरा मिलेगा जाके? क्योंकि वो कहते हैं कि 3 बजे से पहले आपको कमरा नहीं मिलेगा। तो जिनकी सुबह की फ़्लाइट्स होती हैं, वो यकीनन पहले ही पहुँचते हैं। तो ये हमें एक बैड एक्सपीरियंस करना पड़ा था, जो कि मुझे बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि मेरी वालिदा बीमार रहती हैं, वो डायबिटीज़ पेशेंट है, तो वो थक जाती थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैं ये समझती हूँ कि रूम जो है ना, आप पहले ही उनसे कंसल्ट कर लें, ताकि आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। और फोर्थ क्वेश्चन ये था कि आपने होटल जो है वो कितने डिस्टेंस पे लिया। तो जो हमारे एजेंट ने हमें गाइड किया था, वो गाइड ये किया था कि आपका जो होटल होगा वो हरम से 700 मीटर्स की दूरी पे होगा। तो हमें जो होटल दिया गया था वो 700 मीटर्स तो दूर था हरम से, लेकिन वो रोड थी जो 700 मीटर, और आगे से उसके स्ट्रेट में 5 to 600 मीटर्स की दूरी पे वो होटल था। तो ये भी आपको कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके साथ तो यकीनन आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके बड़े होते हैं जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। तो ये मैं बातें आपको इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ेस की हैं वहाँ पे, और मैंने सोचा कि आप सबको भी ये बताऊँ, ताकि आपको भी ये प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। द फिफ्थ क्वेश्चन वाज अबाउट फूड। तो फूड के बारे में ये था कि फूड जो है वो जिस होटल में हम रुकते थे, उसी होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट भी होता था। वहाँ पे पाकिस्तानी फूड मिल जाता है, और आप पाकिस्तानी फूड खा सकते हो, और आपको वो डिफरेंट किस्म की डिशेस होती हैं, तो आप बाय कर लेते हो। लेकिन अगर आप एक हो, तो फिर तो आपको खाना आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 2-3 लोग हो, तो आप खाना शेयर कर सकते हो, और वो बहुत इकोनॉमिकली आपको बहुत एक रीज़नेबल पड़ जाता है, आपको इतनी कॉस्ट में नहीं आता। तो ये हम लोग 4 मेंबर थे, और हम लोग शेयरिंग करते थे, और जिसकी वजह से हमें काफ़ी रीज़नेबल खाना पड़ा था। वैसे तो खाना वाक़ई वहाँ पे बहुत महँगा है, लेकिन हमें ये इसलिए सस्ता पड़ा, क्योंकि हम 4 लेडीज़ थी, और लेडीज़ खाती भी थोड़ा कम हैं, तो हमने शेयरिंग बेस पे खाया था। और सिक्स्थ क्वेश्चन था कि आप जब हरम गए, तो आपकी खाना काबा पे निगाह पड़ी, तो आपने क्या दुआएं मांगी।
बिलीव मी मैं सेकंड टाइम गई थी और सेकंड टाइम भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ उम्रा करने के लिए। तो जब आपकी काबा पे एक नज़र पड़ती है तो काबा का माशाल्लाह 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 इतना रोब है, इतना जलाल है कि आप आँखें जब उठाते हो ना तो आपसे उठाई नहीं जाती। आप शर्म के मारे आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हो कि अल्लाह ताला ने हम गुनाहगारों को कहाँ पे बुला लिया। तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है, जितना शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत दोबारा नसीब की। अल्लाह ताला सबको बार-बार देखना नसीब करे और मुझे भी बार-बार देखना नसीब करे। और सबसे अच्छी बात मेरे लिए ये थी, सबसे ख़ास बात, जो कि मैं अपनी अम्मी के साथ उम्रा पे गई थी। और क्योंकि मेरी अम्मी को उम्रे का गिफ्ट दिया गया था, मेरी अम्मी ने अपनी सास की काफ़ी खिदमत की थी। मेरी दादों की एज थी 101 ईयर्स। तो मेरी अम्मी कई खुशियों को इग्नोर करके तो वो कहती थी कि नहीं, मेरी जो सास है ना, अगर मैं इनकी खिदमत करूँगी ना तो यही मेरे लिए आगे जो है मेरी जन्नत का ज़रिया बनेंगे। तो जैसे ही उनकी डेथ हुई तो हमने अम्मी को कहा आपको उम्रे का गिफ्ट दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये हमारी दुआ कबूल की और हम अम्मी को उम्रा करवाने के लिए लेके गए। तो अल्लाह ताला उम्रा कबूल करे और अल्लाह ताला सारी औलादों को ये मौका दे। अल्लाह ताला सब औलादों को इतना रिस्क दे कि वो अपने माँ बाप को उम्रा करवा सकें। और एक और सवाल ये था कि आपने उम्रे कितने परफॉर्म किए? तो जी, हमने उम्रा जो है वो मैंने 4 उम्रा परफॉर्म किए। एक उम्रा किया था यहाँ जब पाकिस्तान से हम जा रहे थे, और एक उम्रा हमने मस्जिद जुराना से किया जो मक्का की हदूद से काफ़ी दूर है और आपको बसेस लेके जाती हैं। और वो तकरीबन 1 सवा घंटे के डिस्टेंस पे है मस्जिद जुराना हरम से। तो वहाँ से हमने एक उम्रा परफ़ॉर्म किया, एक मस्जिद आयशा से परफ़ॉर्म किया और एक जब हम मदीना से आए तो मिक़ात से हमने परफ़ॉर्म किया। एक और बहुत सा सवाल पूछा जाता है कि हम जब जद्दा एयरपोर्ट से जाते हैं तो क्या हमें जद्दा एयरपोर्ट से ही फ़्लाइट लेनी चाहिए? तो मैं ये रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं सेकंड टाइम गई हूँ तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि आप जब जाओ तो मक्का से आप जद्दा एयरपोर्ट की फ़्लाइट लो और जब वहाँ से फिर मक्का रुको, मक्का से जब मदीना जाओ तो मदीना से फ़्लाइट पाकिस्तान की लो। तो इस तरह आपका एक टाइम बच जाता है, क्योंकि जब आप मक्का से मदीना आ रहे होते हो तो वो आपका फुल डे जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ तो मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मौका देगा। तो नेक्स्ट टाइम ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी जाएँगे तो मक्का पहले जद्दा की फ़्लाइट लेंगे, फिर मदीना से फ़्लाइट लेंगे। और दूसरा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि थोड़े पैसे ज़रा ज़्यादा लगा लें लेकिन होटल करीब लें और दिन आप चाहे कम कर लें, क्योंकि मोस्टली लोग होता है कि वो कहते हैं कि हम लोगों ने 21 दिन ही रहना है। तो हमें इस पैकेज में अगर हम 21 दिन रह सकते हैं तो हम क्यों ना हम 21 दिन रहें। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगी अगर तो कोई बीमार है तो वो कम से कम दिन ले ले, लेकिन ये है कि वो मक्का के बिल्कुल नज़दीक तरीन होटल सर्विस जो है वो ले सके। तो बहुत से लोग सवाल ये पूछते हैं कि शटल सर्विस कौन-सी होती है? तो शटल सर्विस ये होती है कि शटल सर्विस में आपको वीआईपी होटल्स दिए जाते हैं, लेकिन वो हरम की हदूद से काफ़ी दूर होते हैं। तो वहाँ से बसेस होती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं, वो उसी होटल की बसेस होती हैं जो, तो वही बसेस जो हैं वो आपको हरम की हदूद कबूतर चौक के पास बिल्कुल उतारती हैं और वहाँ से बिल्कुल डिस्टेंस 5 मिनट से भी लेस देन है, जो हरम की हदूद से दूर है। तो आप वहाँ पे उतरते हो, फिर आप हरम जाते हो और वही बसेस आपको होटल लेके जाती हैं। तो जो शटल सर्विस लेते हैं, शटल सर्विस का यकीनन जो चार्जेस हैं वो कम ही होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे जो पास में होटल्स लिए जाते हैं। तो एक ये भी मैं चीज़ रिकमेंड करूँ। बहुत से लोगों ने ये भी सवाल किया था कि आपने शॉपिंग कहाँ से की, मक्का से की, मदीना से की? मक्का महंगा है या मदीना महंगा है? तो जी, हमने शॉपिंग वैसे तो दोनों सिटीज़ से की है, लेकिन जो ज़्यादा शॉपिंग है वो मदीना से की है और वो हमने की थी कुबा मार्केट से। तो वो कुबा मार्केट काफ़ी अच्छी है, जब भी कोई जाए तो वो कुबा मार्केट लाज़मी जाए, वो मुझे मदीना की बहुत अच्छी मार्केट लगी थी, तो वो आप लाज़मी उसको ट्राई कीजिएगा।
کیونکہ وہاں پہ جو یہاں پہ جو جائے نماز تھے مکہ میں جو کسٹمائز جائے نماز تھے وہ وہاں کی نسبت مکہ کی نسبت مدینہ میں وہ رعایت کر دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو بالکل نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ کو شاپنگ جو ہے وہ مدینہ سے کرنی چاہیے، اور چونکہ میں نے مکہ اور مدینہ دونوں سے لیا تھا تو یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ دونوں سے میں نے شاپنگ کی تھی۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ گئے تو مدینہ کا ہوٹل بھی ہمارا مکہ جتنا ہی کی دوری پہ تھا، تو مدینہ ہم گئے تو مدینہ میں آ، مدینہ کا ایکسپیرینس بھی بڑا ہی خوبصورت، مدینہ کو دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اسپیشلی آج کل تو یہ ہے کہ آج کل وہ ریاض الجنہ جانے کی اجازت نہیں ایسے آپ کو ملتی، جب تک آپ پرمٹ نہ لو تو وداؤٹ اینی پرمٹ آپ کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، تو آپ کو پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی لوگوں نے سوال کیا کہ وہ ہمیں پرمٹ کیسے ملے گا، تو وہ پرمٹ آپ کو یا تو ایجنٹ کے تھرو ملے گا، یا پھر آپ نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے، اس پہ آپ اپنا ویزا نمبر اور پاسپورٹ نمبر جب آپ لکھو گے تو آپ کو وہ پرمٹ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو پرمٹ کس اسٹیٹ کا ملا۔ تو ہماری قسمت یہ اچھی تھی کہ ہم جس دن مدینہ گئے اسی دن ہمیں پرمٹ مل گیا، اور نیکسٹ ڈے ہم نے ریاض الجنہ کی زیارت کی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار دیکھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اور بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ریاض الجنہ کا ہمیں پرمٹ نہیں ملتا تو ہم کیسے ریاض الجنہ کا دیدار کر سکتے ہیں، چاہے دور سے کریں۔ تو وہ میں آپ کو شیئر کروں گی، کیونکہ جب ہم بھی گئے تو ہمیں بھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، اور جب ہم گئے تو ہمیں بھی کسی نے بتایا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد نا آپ گیٹ نمبر 32 پہ جاؤ گے تو آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ کو گیٹ کھلے گا اور آپ لیڈیز جا سکتی ہیں۔ تو ہم نے فرسٹ ڈے ایسا ہی کیا، اور ہم ایگزیکٹ اس پوائنٹ پہ تو نہیں جا سکے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے ریاض الجنہ دور سے زیارت ہم نے کر لی تھی۔ اور ایک تو یہ میرا ولاگنگ کا فائدہ ہو گیا، کیونکہ میں نے ولاگنگ سٹارٹ کی اور میں نے مکہ مدینہ سے ہی سٹارٹ کی، تو میرے لیے یہ فائدہ ہو گیا کہ میری ایک تو اتنی خوبصورت یادیں بن گئیں، جو کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، اب میں جب جیسے جیسے وہ ولاگ کھولتی ہوں میرے سامنے وہ منظر یاد آ جاتا ہے کہ جس طرح میں گئی اور میں نے کیا فیل کیا۔ اور الحمدللہ ایک دفعہ جمعے کی نماز کے ٹائم بارش بھی ہوئی جب ہم نے طواف کعبہ کیا، تو وہ میں کبھی سوچ بھی نہیں تھی سکتی کہ کبھی حرم میں بارش ہوگی اور ہم لوگ وہاں پہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سعادت نصیب کی۔ تو مکہ سے جب مدینہ سے ہم مکہ آئے تو پھر ہم نے جو سیکنڈ جمعہ تھا وہ ہم نے پڑھا، تو اس دن بھی کافی آندھی طوفان اور بارش آئے، پھر ہم نے طواف کیا، تو وہ بھی میرے لیے کافی یادگار لمحات ہیں۔ تو میری کافی دوستیں وہاں پہ بنی جو ہر ملک کے لوگ تھے، مطلب جس میں فلسطین کی ایک میری بہت اچھی دوست بنی، تو اس کے بعد مصر، انڈونیشین، تو یہ لوگ کافی لوگوں نے اچھا ایک نا اچھا ایکسپیرینس تھا ان لوگوں کے ساتھ، ڈفرینٹ کلچرز کو جانا، ڈفرینٹ لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور بہت سے لوگ دعائیں دیتے ہیں اور اتنا اچھا لگتا ہے نا آپ کو۔ تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب ہماری واپسی تھی مکہ کے لیے، مکہ سے جدہ، تو ہماری فلائٹ تھی جو 3:15 کی، لیکن ہم نے ظہر کی نماز کے بعد فوراً بعد نکلنا تھا ہوٹل سے، تو ساتھ ہی ہم پھر اپنے ایئرپورٹ کی طرف۔ ایک اور چیز بتاؤں گی آپ کو یہاں پہ جو بہت خاص ہے، کیونکہ جب بھی لوگ سفر کرتے ہیں اور یہ جو سعودی ایئر لائن جیسی فلائٹس ہوتی ہیں، آپ جب ان کو آپ ان میں جاتے ہو، ایمریٹس ہوگی، قطر ایئر ویز ہوگی، ٹرکش ایئر لائن ہوگی، تو آپ جب ان پہ جاتے ہو تو آپ کو فوڈ ان کا پسند نہیں آتا، کیونکہ فوڈ ان کا وہ ہمارے لائق نہیں ہوتا کھانے کے نا، تو ہم فوڈ کھا نہیں سکتے۔ تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی پہلے یہاں سے جاتے ہوئے گھر سے کھا کے جائیں۔ تو جب سعودیہ سے آتے ہیں تو آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ البیک ملے گا، اور البیک یقین کریں اتنا مزے کا اور ریزنیبل کاسٹ پہ آپ کو ملتا ہے، یعنی کہ آپ کو 10 ریال کا برگر ملتا ہے اور ساتھ 5 ریال کی اس میں جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ملتی ہے، تو ٹوٹل 15 ریال ٹو 17 ریال پر پرسن۔ تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، مطلب یہ ایئر لائن کا کھانا تو بالکل فضول سا ہے، جو کہ میں نے بالکل ٹرائی نہیں کیا اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تو جی یہ تھا میرا ایک ایکسپیرینس جو میں نے آپ سب کو شیئر کیا۔ اس کے بعد جب ہم پاکستان آئے
موسٹلی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ زمزم کو کیری کر سکتے ہو یا نہیں، تو زمزم کو کیری کرنا جانے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن آپ جو باکسز بنا رہے ہوتے ہو اس میں اگر آپ زمزم کو اچھی طرح پیک کر کے تو آپ لے کے جا سکتے ہو، تو آپ آبویسلی آپ زمزم کو کیری کر سکتے ہو۔ لیکن آپ کو جدہ ایئرپورٹ پہ آپ جب اپنا پاسپورٹ دو گے تو آپ کو ایک زمزم کی بوٹل ملے گی جو کہ 8 لیٹر کی ہوتی ہے، اور آپ وہ لے کے آ سکتے ہو۔ تو یہ بھی میں بتانا بھول گئی تھی، تو میں نے کہا ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ زمزم جو ہے وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی بوٹلز زمزم کی لے کے آنی ہے تو ہم بھی اسی طرح زمزم کی لے کے آئے تھے اپنے ہینڈ کیری میں ڈال کے، تو وہ ہماری چیکنگ میں نہیں تھا۔ تو آج کا ولاگ میں یہاں پہ مکمل کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ مائی چینل۔